Hello everyone, how are you all? Hope you guys are doing well. I welcome you all for the today's session of the daily current affairs. So as you know, we discuss the current affairs in the form of a quiz. So हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, देन आप लोग आंसर करते हो और उसके रिलेटेड बहुत ही ब्रीफ तरीके से हम उस न्यूज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन अ वे आपके लिए ये रिवीजन सेशन भी हो जाता है और जिन्होंने करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ा है, फ्रेशली वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये सेशन हेल्पफुल हो जाता है बिकॉज हम न्यूज़ भी डिस्कस करते हैं। तो करंट अफेयर्स की पढ़ाई भी हो जाती है और रिवीजन भी हो जाता है, तो ये सेशन सभी के लिए हेल्पफुल प्रूव होगा। तो एंड तक बने रहिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम इस सेशन में करते हैं फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, अपॉइंटमेंट्स हो, ऑब्यूचरीज हो, डेज एंड स्पेशल इवेंट्स हो, ठीक है। सो यस, सारे कैटेगरीज की न्यूज़ हम करते हैं इस सेशन में, तो बने रहिएगा एंड तक, ठीक है जी। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन योर स्क्रीन। तो क्या कहती है, पहली न्यूज़ आपकी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है, फाइनेंस इकोनॉमी से रिलेटेड आपकी ये न्यूज़ है। तो क्या कह रही है, डैश सरपास चाइना टू बिकम HSBC's थर्ड लार्जेस्ट प्रॉफिट हब, शोकेसिंग अ रिमार्केबल सर्ज इन प्रॉफिटेबिलिटी। तो HSBC जो है इट्स अ बैंक, ठीक है। HSBC बैंक आपने देखा होगा, ठीक है जी। तो HSBC का थर्ड लार्जेस्ट प्रॉफिट हब कौन सी कंट्री बनी है, ठीक है, वो आपको बताना है। पहले थर्ड पे चाइना थी, ठीक है, अब चाइना को सरपास करके जो कंट्री है वो थर्ड चाइना का पायदान ले लिया है। तो कौन सी है वो कंट्री जिसने चाइना को सरपास किया? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, इंडिया, ठीक है जी। तो इंडिया ने चाइना को सरपास किया है, ठीक है, और HSBC का थर्ड लार्जेस्ट प्रॉफिट हब बन गया है, ठीक है। तो हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। द क्वेश्चन इज, मोबीविक इंट्रोड्यूसेस डैश टू फैसिलिटेट पेमेंट्स विदाउट लिंकिंग देयर बैंक अकाउंट्स, ठीक है। मोबीविक क्या है? आपका एक वॉलेट टाइप है, ठीक है, जैसे डिजिटल वॉलेट है, जैसे फ़ोनपे हो गया एंड पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, इट्स काइंड ऑफ डिजिटल वॉलेट मोबीविक, ठीक है। तो उसने कौन सी फैसिलिटी लॉन्च की है जिसमें आप पेमेंट्स कर सकते हो बिना अपने बैंक अकाउंट्स को लिंक किए हुए, ठीक है। तो यस, करेक्ट आंसर इज पॉकेट UPI, ठीक है जी। तो पॉकेट UPI है उस फैसिलिटी का नाम, आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। मोबीविक क्या है? डिजिटल वॉलेट। वॉलेट हम किस में रखते हैं? अपने पॉकेट में रखते हैं, ठीक है। तो मोबीविक ने कौन सी फैसिलिटी को लॉन्च किया है? पॉकेट UPI को लॉन्च किया है, ठीक है। तो आप ऐसे निमोनिक से याद कर सकते हो कि मोबीविक एक वॉलेट है, वॉलेट हम अपने पॉकेट में रखते हैं, तो मोबीविक ने पॉकेट UPI लॉन्च किया है, ठीक है। चाहे आपको कुछ दूसरी चीज़ें याद होना हो, पर ऐसे आप निमोनिक्स से पढ़ते हो ना, तो आपको एग्ज़ाम में याद आता है कि हाँ, हमें सर ने ऐसे पढ़ाया था, ये निमोनिक था, तो इसका आंसर ये होगा। आप इसे टेस्ट करना, ठीक है। आप अपने निमोनिक्स भी बना सकते हो, ठीक है। मैंने जस्ट ऐसे ही रेफरेंस के लिए कह दिया, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। आप अपने निमोनिक्स भी बना सकते हो और अपने तरीके से भी पढ़ सकते हो, ठीक है जी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बस थोड़ी इसकी रिगार्डिंग जानकारी आपको दे दूं। पॉकेट UPI ने अलाउ करता है यूज़र्स को कि वो UPI पेमेंट्स को करे थ्रू मोबीविक वॉलेट। तो मोबीविक वॉलेट, जैसे मैंने आपको कहा कि वो डिजिटल वॉलेट है, उसके थ्रू आप पेमेंट्स कर सकोगे बिना अपने बैंक अकाउंट को लिंक किए हुए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा पावर आएगा इन द हैंड्स ऑफ यूज़र्स विथ एन एडिशनल चॉइस वाइल दे मेक UPI पेमेंट्स, ठीक है। तो यस, कस्टमर्स को और ज़्यादा फ्रीडम मिलेगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने इस फैसिलिटी को स्टार्ट किया है। बट ऑफ कोर्स देयर विल बी सम रिस्ट्रिक्शंस की पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इतना होना चाहिए, एवरी डे ट्रांजैक्शन का अमाउंट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो देयर विल बी दोज थिंग्स, ठीक है। तो यस, वो चीज़ें रहेंगी, बट ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसीलिए ये न्यूज़ में आया है, ठीक है। बैंकिंग और फाइनेंस की न्यूज़ ख़त्म हो गई। हम आप अपने इस क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। डैश हैज़ बीन इलेक्टेड एज द हेड ऑफ FATF। तो कौन सी कंट्री FATF की हेड के तौर पे चुनी गई है, ठीक है जी। तो बताइए जल्दी से। यस, करेक्ट आंसर इज़ मेक्सिको। तो मेक्सिको बनी है वो कंट्री जिसने अब लीड करना है FATF को, ठीक है। FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मैंने आपको ये कल के सेशन में बताया था कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऐसे
कंट्रीज़ के ऊपर मॉनिटर करती है, जो कंट्रीज़ ज़्यादा करप्शन में एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देती हैं और जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देती हैं, ठीक है, और जो चाहती हैं कि वो ये सारी चीज़ों को कम करें, ठीक है। तो ऐसे कंट्रीज़ जो ऐसे चाहती हैं, ऐसे कंट्रीज़ जिनको ये चाहिए कि वो अपने कंट्री में से इन सारे चीज़ों को निकाले, करप्शन को निकाल दे, एंटी टेररिज्म के लिए जो फंडिंग होते हैं उसको निकाल दिया जाए, तो ऐसी कंट्रीज़ जो इनके साथ मिल के काम करना चाहती हैं उनको ग्रे लिस्ट में रखा जाता है, और ऐसी कंट्रीज़ जो बिल्कुल भी बात नहीं मानती हैं, अपनी ही बस चलाती रहती हैं, उन्हें ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है, ठीक है। तो FATF के बारे में ये थी इन्फॉर्मेशन। और अब हम इसके ऊपर आते हैं। तो मैक्सिकन गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ मैक्सिको इज़ प्लीज टू अनाउंस दैट मैक्सिकन कैंडिडेट, तो मैक्सिको की सिटीज़न है वो, कौन है वो, एलिसा डे एनेडा मैड्रोजोआ, तो इनको चुना गया है टू चेयर द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, बिकमिंग द फर्स्ट वुमन मोर देन 20 ईयर्स टू हेड द इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। तो ये पहली वुमन बनी है 20 सालों में जो कि इस बॉडी को लीड करेंगी, ठीक है। ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। डैश स्टार्टेड इट्स लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इन यूरोप, द स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024। तो स्टेडफास्ट डिफेंडर करके एक मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है यूरोप में। किसने ये स्टार्ट की है मिलिट्री एक्सरसाइज, ये आपको बताना है, ठीक है जी। यस, तो करेक्ट आंसर, इज इट ब्रिक्स, इज इट आसियान, इज इट नेटो, इज इट G7? यस, करेक्ट आंसर इज़ नेटो, ठीक है। तो नेटो ने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया है। अब नेटो के बारे में कुछ हम स्टैटिक फैक्ट्स को जान लेते हैं और इस एक्सरसाइज के बारे में भी कुछ फैक्ट्स को हम जान लेते हैं, ठीक है। नेटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसने लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज, यूरोप की सबसे लार्जेस्ट एक्सरसाइज स्टार्ट की है, जिसका नाम है स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024। इस एक्सरसाइज में क्या होगा, 90,000 फोर्सेस पार्टिसिपेट करेंगी फ्रॉम 31 मेंबर कंट्रीज़। तो टोटल मेंबर्स कितने हैं अभी तक, टिल टुडे 31 मेंबर्स हैं नेटो के, 31 मेंबर कंट्रीज़ हैं, और उनमें से 90,000 फोर्सेस, मतलब 90,000 मिलिट्री पर्सनल्स आएंगे इस एक्सरसाइज में पार्ट लेने के लिए, ठीक है जी। तो द एक्सरसाइज विल फीचर एन इम्प्रेसिव अरे ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर। मिलिट्री हार्डवेयर इस जो भी मिलिट्री के इक्विपमेंट्स हैं, व्हीकल्स होते हैं, वो सब कुछ दिखाया जाएगा, इंक्लूडिंग ओवर 50 नेवल वेसल्स। देखो अब यहाँ पे नेवी, देखो आपको मिलिट्री में 3 कैटेगरीज में मिलिट्री होती है, राइट। एक होती है नेवल, ठीक है, नेवी होती है, एक होता है एयरफोर्स, ठीक है, और एक होती है ग्राउंड पे, ठीक है। नेवी किस में वर्क करती है, वाटर में, ये आपको बताने की मुझे आई थिंक ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। एयरफोर्स कहाँ पे करती है, एयर में हमारी रक्षा करती है। नेवी कहाँ पे रक्षा करती है, वाटर के इस पे। और जो आर्मी होती है बाकी की, वो ग्राउंड पे, ग्राउंड लेवल पे हमारी रक्षा करती है, ठीक है। तो ये एक कंबाइंड मिलिट्री एक्सरसाइज होगी। तो तीनों कैटेगरीज़ में पार्टिसिपेट होगा, तीनों कैटेगरीज़ में सब कुछ दिखाया जाएगा। तो नेवी की बात करें तो 50 नेवल वेसल्स इसमें पार्ट लेंगे फ्रॉम द मेंबर कंट्रीज़, ठीक है। एयरक्राफ्ट्स होंगे, डिस्ट्रॉयर्स होंगे। और एयर की बात करें तो एयर कंटिंजेंट जो होता है उसमें 80 से ज़्यादा यूनिट्स पार्ट लेंगे, ठीक है। फाइटर जेट्स दिखाए जाएंगे, हेलीकॉप्टर्स दिखाए जाएंगे, ड्रोन्स दिखाए जाएंगे, ठीक है जी। तो ये हो गई नेवी की और एयरफोर्स की बात। अब हम ग्राउंड मिलिट्री की बात करते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड मिलिट्री से एटलीस्ट 1100 कॉम्बैट व्हीकल्स, दैट इज़ लड़ाकू जो व्हीकल्स होते हैं वो पार्ट लेंगे। 133 टैंक्स आएंगे, 533 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स आएंगे, डेमॉन्स्ट्रेटिंग नेटोज ग्राउंड कैपेबिलिटीज़। तो ग्राउंड पे, ज़मीनी स्तर पे, ज़मीन के लेवल पे, ठीक है, मतलब ज़मीन जो होती है, लाइक अपार्ट फ्रॉम द वाटर एंड एयर, ज़मीन पे कितनी नेटो काबिल है ये दिखाने के लिए ये सारे टैंक्स पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है जी। तो नेटो के बारे में स्टैटिक फैक्ट्स को जानते हैं। नेटो का फॉर्मेशन 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है नेटो के, ब्रसेल्स बेल्जियम में है। इसके करंट सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग हैं जो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। टोटल मेंबर्स 31 हैं। फिनलैंड अब उसका रीसेंट मेंबर बना है, ठीक है जी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी को हम वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं।
डैश फास्ट बॉलर नेल वैगनर, जिनका नाम नेल वैगनर है, ये एक फास्ट बॉलर है, इन्होंने डिसाइड किया है टू द कर्टन डाउन हिज इलिस्टर 64 टेस्ट करियर। कर्टन डाउन मतलब वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, ठीक है, फॉर द ब्लैक कैप्स, फॉर्मली अनाउंसिंग हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो इंटरनेशनल क्रिकेट से अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो कौन है वो? नील वैगनर। नील वैगनर आपको बताना है कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपकी हिंट भी थी, ब्लैक कैप्स। हम ब्लैक कैप्स किसे कहते हैं? न्यूजीलैंड की टीम को हम ब्लैक कैप्स कहते हैं, ठीक है। तो न्यूजीलैंड के ये बॉलर हैं, इन्होंने 64 टेस्ट मैचेस खेले हैं और अब ये रिटायरमेंट इन्होंने अपनी अनाउंस कर दी है, ठीक है जी। ओके, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश। किस दिन पे ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हर साल मनाया जाता है? बताइए। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज March 1st, है ना जी। तो पहले मार्च के दिन यानी कि आज ही के दिन इस डे को मनाया जाता है। तो इस डे की थीम क्या है? इस डे की थीम है आपकी प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स, ठीक है। आजकल डेज कम पूछे जा रहे हैं, उसके रिगार्डिंग थीम्स बहुत पूछी जा रही हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो थीम्स बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश। तो किस दिन पे वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया जाता है? बताइए जल्दी से। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, March 1st, यानी कि आज ही के दिन वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन की अब थीम देखते हैं हम, क्या है इस दिन की थीम? ऑनर हीरोज़ एंड प्रमोट सेफ्टी स्किल्स, ठीक है जी। इस डे की थीम ये है। इसके साथ साथ आज वर्ल्ड इंटरनेशनल व्हील चेयर डे भी मनाया जा रहा है। और कौन सा डे मनाया जा रहा है? जो समुद्र में घास उगती है, समुद्री घास, ठीक है, जो कि ओशियन के एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, उसके रिगार्डिंग भी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी आज का दिन मनाया जाता है, ठीक है। बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं थे। दीज 2 डेज आई थॉट इम्पॉर्टेंट हैं, तो मैंने इसमें आपके सेशन में ऐड कर लिए। तो मैंने आपको जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए वो 2 दिन भी बता दिए कि बाय चांस अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप उसे आंसर कर सको, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। Dash has appointed रेनू सूद कर्नाड एज द चेयरपर्सन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो किस कंपनी की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनी है और चेयरपर्सन बनी है रेनू सूद कर्नाड जी? तो बताइए जल्दी से। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, पेयू। तो पेयू की चेयरपर्सन बनी है रेनू सूद कर्नाड। अब इसका निमोनिक्स कैसे बन सकता है? देखो, आप सपोज आप ऐसे इमेजिन करो कि आपकी एक फ्रेंड है रेनू और आप रेनू से कह रहे हो अरे रेनू पे यू करना, है ना। तो इस सेंटेंस से क्या निमोनिक्स हो गया? अरे रेनू पे यू करना, है ना। तो देखा आपने कैसे आप इसे याद कर सकते हो ऐसे निमोनिक्स बना के, जस्ट ऐसे। ये क्रिएटिव पार्ट है आपका, ठीक है। आप इसे क्रिएटिव तरीके से याद कर सकते हो ताकि आपको एग्जाम में याद आ जाए, ठीक है। जनरली देखा जाता है कि बच्चों को अपॉइंटमेंट्स याद नहीं होती हैं, ठीक है। इनफैक्ट मुझे भी नहीं होती थी, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट्स और ऑब्ituaries उतना याद करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज कई सारे लोग हो जाते हैं, कई सारी कैटेगरीज हो जाती हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है जी। ओके, अब इनके बारे में हम कुछ थोड़ी सी जानकारी पढ़ लेते हैं। पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड हैज़ अपॉइंटेड रेनू सूद कर्नाड, जो कि HDFC बैंक की डायरेक्टर भी हैं। तो इनको चेयरपर्सन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चुना गया है पेयू का। कर्नाड वॉज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट मॉर्टगेज लेंडर HDFC। तो HDFC जब जुलाई 2023 तक क्या था? मॉर्टगेज लेंडर, दैट इज़ लोन देने वाला सबसे लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन था। वो इंस्टीट्यूशन की रेनू कर्नाड मैनेजिंग डायरेक्टर थी बिफोर इट गॉट मर्ज्ड विथ HDFC बैंक। तो 2023 में आई थिंक HDFC और HDFC बैंक मर्ज हो गए, तो दोनों इंस्टीट्यूशन अब एक ही हो गए, ठीक है। तो अब HDFC बैंक की डायरेक्टर हैं रेनू कर्नाड और पेयू की भी चेयरपर्सन बन गई हैं रेनू कर्नाड, ठीक है जी। ओके, इंडिया रैंक्स डैश इन द इंटरनेशनल IP इंडेक्स फॉर 2024 आउट ऑफ 55 कंट्रीज़। तो IP इंडेक्स क्या होता है वो हम आगे के पेज में पढ़ेंगे। तो अब मुझे बताइए, अगर आपने पढ़ा है पहले तो बताइए कि इंडिया किस रैंक पे है IP इंडेक्स के, इंटरनेशनल IP इंडेक्स से किस रैंक में है?
ठीक है। आईपी इंडेक्स आपका होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिलेटेड। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लाइक आपके कंट्री में आप कितने एफर्ट्स ले रहे हो कि सारे चीज़ों को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर लाया जाए, कितना सही से आप इस दिशा में काम कर रहे हो, कितने ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस होते हैं आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के। तो इन सारे बेसिस के ऊपर, इन सारे क्राइटेरिया के ऊपर आपको रैंक दिया जाता है। तो बताइए इंडिया का रैंक क्या आया है, ठीक है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 दैट इज़ 42। तो 55 में से इंडिया 42 पे है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड रैंक, ठीक है। ये कोई अच्छा रैंक नहीं है, बट ओके। इंडिया रैंक्स 42nd इन द इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स फॉर 2024। 55 कंट्रीज़ में से वो 42 पे है। और 50 डिस्टिंक्ट क्राइटेरिया, जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी ना कि कितना काम कर रहे हैं, कितने रजिस्ट्रेशन है, तो वो सारे 50 क्राइटेरिया थे, उसके बेसिस पे 42nd आया इंडिया, ठीक है जी। और इंडिया का ओवरऑल स्कोर रहा 38.6% अनचेंज सिंस 2022। तो 2022 से इतना ही रहा है, 2022 से मतलब इंडिया की रैंक भी यही रही है, ठीक है। द रिपोर्ट हाईलाइटेड कंसर्न ओवर्स इंडियाज आईपी रिजीम इन दैट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम। तो कंसर्न्स, चिंताएं जताई हैं इस रिपोर्ट में, बिकॉज इतना ज़्यादा रैंक अच्छा नहीं है इंडिया का। अब इस रिपोर्ट पे टॉप किसने किया? यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस ने टॉप किया। सेकंड पोजीशन पे कौन रहा? यूएस फर्स्ट पे रहा, यूके सेकंड पे रहा, थर्ड पे कौन रहा? हमारा फ्रांस, ठीक है जी। तो फ्रांस आपका रहा तीसरे पायदान पे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन याद रखना, ठीक है जी। ओके। भारतीय एंटरप्राइज फाउंडर एंड चेयरमैन, यहाँ पे आपको एक ब्लैंक आना था, हैज़ बिकम द फर्स्ट। तो कौन है वो व्यक्ति जो कि बने हैं पहले इंडियन सिटीजन टू रिसीव एन ऑनररी नाइटहुड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम्स किंग चार्ल्स थ्री। तो यूके के जो किंग हैं चार्ल्स थ्री, इन्होंने उनका एक हाईएस्ट ऑनररी नाइटहुड अवार्ड दिया है, ठीक है, एक अवार्ड है। तो किस भारत के पहले व्यक्ति को ये मिला है? और ये व्यक्ति भारतीय एंटरप्राइजेस के फाउंडर और चेयरमैन भी हैं। तो आपको बताना है कौन है वो व्यक्ति। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, सुनील भारती मित्तल, है ना। भारतीय एंटरप्राइजेस, एयरटेल का नाम सुना होगा आपने, है ना। तो उसी के ये फाउंडर और चेयरमैन हैं, ठीक है। भारतीय एंटरप्राइजेस के फाउंडर और चेयरमैन सुनील भारती मित्तल पहले इंडियन बन गए हैं इस अवार्ड को, ऑनररी नाइटहुड अवार्ड को पाने वाले। और इसको प्रदान किया है यूके के किंग चार्ल्स थ्री ने, ठीक है। ऑनररी नाइटहुड अवार्ड वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर्स है जो कि ब्रिटिश सॉवरेन, मतलब ब्रिटिश का जो राजघराना है वो देता है जनरल लोगों को, सिविलियंस को देता है, कन्फर्ड अपॉन फॉरेन नेशनल्स। और वो फॉरेन नेशनल्स को दिया जाता है इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ देयर एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो एक्सेप्शन जो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है सोसाइटी के लिए, प्रगति, किसी वर्ग के लोगों के लिए अगर उन्होंने अच्छा काम किया है, तो उनको ब्रिटिश का जो ये राजघराना है, रॉयल फैमिली, वो ये अवार्ड देती है, ठीक है, कॉमन सिटीजन्स को, फॉरेन नेशनल्स को, ठीक है, मतलब जो यूके से बिलोंग नहीं करते हैं। तो ये अवार्ड पहली बार किसी इंडियन को दिया गया है और वो लेने वाले व्यक्ति सुनील मित्तल है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाली चीज़ें होती है ये एग्जामिनर की बहुत फेवरेट होती है, मैंने कई बार आपको बताया। तो पहली बार कोई चीज़ हुई रहती है वो आपकी क्वेश्चन में आने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंकज कुमार चैटर्जी हैज़ वन डैश एडिशन ऑफ द रोमन रोलैंड बुक प्राइज़। तो रोमन रोलैंड बुक प्राइज़ का कौन सा एडिशन पंकज कुमार चैटर्जी ने जीता है, ठीक है। और ये अवार्ड उन्होंने किस लिए जीता है? उन्होंने बंगाली में ट्रांसलेट किया है फ्रेंच नॉवेल को जिसका नाम है स्टालिन्स काउच। तो ये नॉवेल का नाम है, फ्रेंच नॉवेल है, इन्होंने इसको बंगाली में ट्रांसलेट किया, इसके लिए इनको ये प्राइज़ मिला है पंकज कुमार चैटर्जी को। तो कौन सी एडिशन का वो प्राइज़ मिला है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 7th एडिशन, ठीक है। तो 7th एडिशन के लिए इनको ये प्राइज़ मिला है, ठीक है जी। ओके, सो यस, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे साथ इस सेशन में यहाँ तक बने रहे। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। मैंने सारे डोमेन्स से न्यूज़ इकट्ठा करने की कोशिश की और आपको समझाने की कोशिश की। इफ़ यू हैव लाइक दिस सेशन, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि उनको भी ये
सेशन हेल्पफुल प्रूव हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप उनके साथ इस सेशन को शेयर कर सकते हो। और सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है जी। सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड until we meet next time, bye bye everyone.